वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 11 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस होगा होगा है ना। कंडक्टर है, इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मतलब मान लो ये वायर है, ठीक है। इस वायर में क्या हो सकता है, इसकी लेंथ है, ठीक है, इसकी चौड़ाई है, लाइक ये एरिया है इसका, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का। तो चलो समझते हैं इसको एक्टिविटी 11.13 से 11.3 से, ठीक है। तो कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल लेना है, एमीटर लेना है, नाइक्रोम वायर लेनी है जिसकी लेंथ है L, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब ले लेना है और इसको इस तरीके से जोड़ देना है जैसे सर्किट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पहले केस में, ये पहला केस है। पहले केस में हमने क्या लिया, एक ये नाइक्रोम वायर ले ली, ठीक है, सर्किट से जोड़ दिया। फिर हमने की को प्लग किया, मतलब ऑन किया। ऑन करते ही क्या हुआ, करंट जो है वो चलने लग गया। अब हमने क्या किया, एमीटर में करंट देखा कि कितना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1 एम्पेयर करंट हमने देखा कि 1 एम्पेयर करंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब सेकेंड केस में मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया नाइक्रोम वायर को बाय अनदर नाइक्रोम वायर। पहले हमने नाइक्रोम वायर ली थी जिसकी लेंथ L थी, फिर हमने उसे हटाया, उसकी जगह एक और नाइक्रोम वायर ली जो कि सेम थिकनेस की होगी, बट लेकिन उसकी जो लेंथ होगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस नाइक्रोम वायर। समझ रहे हो ना, पहले केस में नाइक्रोम वायर ले ली, दूसरे केस में भी नाइक्रोम वायर ली सेम थिकनेस की, बट उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल कर दी हमने, डबल लेंथ की वायर ले ली हमने। देन हमने एमीटर रीडिंग को चेक किया, तो हमने क्या देखा, एमीटर रीडिंग डिक्रीज हो रही है टू 1/2। मतलब अगर मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं वायर की, तो जो एमीटर की रीडिंग है, एमीटर की रीडिंग मतलब जो करंट की रीडिंग है, वो हाफ हो जा रही है। समझ में आ रहा ना, मैं किसी भी यहाँ पे नाइक्रोम वायर की लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो उससे एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। अब तीसरे केस में नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर नाइक्रोम वायर। अब हमने नाइक्रोम वायर जो ली तीसरे केस में, ये वाली तीसरे केस में, वो हमने थिक मोटी नाइक्रोम वायर ले ली, ठीक है, उसकी लेंथ सेम रखी, ठीक है। अब अ थिकर वायर हैज अ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई जो थिक वायर होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा ना, जैसे वायर है, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, तो थिक होगा। अब ये है तो ये कैसी हो गई, ये थिन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, थिकर वायर का क्रॉस सेक्शन हो गया, लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। तो अब हमने क्या देखा कि जब हमने थिक वायर ली सेम L लेंथ की, तो जो एमीटर की रीडिंग है वो बढ़ गई, मतलब करंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल, अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया तो क्या होगा, एमीटर रीडिंग भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत ये समझ पा रहे होंगे कि भाई अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो करंट कम हो जा रहा है, ठीक है, और मोटाई बढ़ा रहा हूं, एरिया बढ़ा रहा हूं क्रॉस सेक्शन का वायर का, तो एमीटर रीडिंग बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोम वायर, अब हमने क्या किया, नाइक्रोम वायर को हटाया और हमने लगा दी एक कॉपर वायर। तो चौथे केस में हमने क्या ले ली, कॉपर वायर ले ली इन द सर्किट, ठीक है। लेट द वायर बी द सेम, उसकी जो वायर है उसकी लेंथ भी सेम रखी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रखा, जैसा कि फर्स्ट केस में हमने नाइक्रोम वायर ली थी, उसी की तरह हमने सेम वायर ले ली, बट कॉपर की ले ली, लेंथ और एरिया सेम रखा, ठीक है। नोट द वैल्यू ऑफ करंट, तो यहां पे रीडिंग जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। पहले केस में नाइक्रोम लिया था, ठीक है, सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरे केस में हमने कॉपर वायर ले ली, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम रखी, बट लेकिन रीडिंग चेंज हो गई, मटेरियल चेंज हो गया ना, तो रीडिंग भी चेंज हो गई, मतलब करंट डिफरेंट तरीके से उसमें जाने लगा। नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस, तो चारों केसेस में हमने करंट का डिफरेंस देखना है। नोट द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यस, जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है उस पे करंट जो है वो डिपेंड करता है। अगर मैं, क्या पढ़ा था हमने, अगर मैं लेंथ को बढ़ाता हूं तो एमीटर रीडिंग हाफ हो जाती है, मतलब मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं
तो करंट हाफ हो जा रहा है। मतलब अगर मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं, मतलब बढ़ा रहा हूं, तो करंट हाफ हो जा रहा है। ठीक है, क्या डज द करंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यूज्ड? हाँ बिल्कुल, यस करता है भाई। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दूंगा तो एमीटर की रीडिंग भी डबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक, समझ गए? क्लियर? अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब वही जो हमने ऊपर देखा वही है, फटाफट देख लेते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। वायर की लेंथ डबल करेंगे तो एमीटर रीडिंग हाफ हो जाएगी। एमीटर रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी जब हम थिक वायर लेंगे सेम मटेरियल की। ठीक है, ये हमने सब देख लिया है। ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट, but a change in emitter reading is observed when a wire of different material of same length and same area of cross section is used। जब हमने नाइक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर ले ली थी सेम लेंथ और सेम एरिया की, तो एमीटर की रीडिंग क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। ठीक है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन। तो मैं ओम्स लॉ लगाने के बाद मैं क्या एक कंक्लूजन पे आया कि जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, हमारा टॉपिक क्या है भाई, हमें यही तो समझना है ना, कौन कौन से फैक्टर्स पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसने यहां पे ऑब्जर्व किया हुआ अभी हमें कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ। ठीक है, सेकंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे भी डिपेंड करता है। और किस पे करता है लास्ट में? ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटीरियल, मटीरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अ प्रिसाइज मेजरमेंट है शोज दैट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर। अब मैंने जब और इसको मेजरमेंट किया तो मैंने क्या पाया कि जो रेजिस्टेंस होता है यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट क्या होगा? घटेगा। ये तो सही बात है ना। देखो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो अब समझो बात को। आपने क्या किया? लेंथ बढ़ाया, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई करंट घटेगा। ठीक है ना, समझ लो ना बात को। ठीक है, सेकेंड क्या है कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ये मैंने इस एक्टिविटी से पता करा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मैं थिक वायर लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। डायरेक्टली इनवर्सली पता है ना क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। फिर हमने कंबाइन किया इन दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास क्या बन गया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं जब भी हमें हटाना होता है तो और इक्वल टू लगाना होता है तो यहां पे हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। कांस्टेंट मतलब जो इस पूरी कंडीशन में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे क्या किया हमने? R इज इक्वल टू, ये बोलते हैं रो, P नहीं है ये बोलते हैं रो। ठीक है, L अपॉन ए तो है ही, और इक्वल टू आ गया यहाँ पे। अब ये रो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये रो एक्चुअल में क्या है? ठीक है, समझते हैं। वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। N इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की ये रेजिस्टिविटी होती है। अभी देखो हमारे पास दो वर्ड आए, एक आया रेजिस्टेंस, ये तो हम पहले से पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस। अब हमारे पास क्या आया? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है और रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे है वो अभी हम देखेंगे, बट अभी आप ये समझो कि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटाया, इसके बाद इक्वल टू लगाया, और जो यहाँ पे रो लिखा, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको काम आएगा किसमें? आपके न्यूमेरिकल्स में। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना? फ्रेश लिख लेता हूं यहाँ पे। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वायर है तो
ये होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, मतलब सर्कल हो गया। अब भाई सर्कल में क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, यही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, यही। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो ए हम ले रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है, ए पाई आर स्क्वायर। तो ये वायर है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो एरिया जो हम यहाँ पे लेते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये था ए, इसकी जगह पे मैंने ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया रहेगा या डायमीटर दिया रहेगा, तो तब उस तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, और रेजिस्टेंस की ओम होती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब किसी मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। अब जैसे यहां पे देखो, मेटल एंड अलॉय, अच्छा रुको ना, देख लेते हैं। मेटल और अलॉय जो होते हैं हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। मेटल या जो अलॉय होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है काफी, ठीक है, इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 मतलब नीचे 8 जीरो हैं, और 10 की पावर -6 ओम मीटर, मतलब बहुत कम है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटीरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक पर्टिकुलर आपने कोई भी मटीरियल ले लिया, लाइक कॉपर ले लिया आपने, वो कॉपर की पर्टिकुलर लेंथ, आपने लेंथ का वायर लिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कुछ पर्टिकुलर होगा, तो उसकी क्या होगी, वो उस कॉपर मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सब्सटेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली होता है रुकावट। तो यहां पे क्या बोला, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई किसी भी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकना, वही उसकी रेजिस्टेंस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की वो ऑलवेज सेम रहती है। मतलब अगर आपके पास कॉपर वायर इतनी पतली है, एक कॉपर वायर आपके पास मोटी है, तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी जो होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ और साइज। जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और साइज पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसके अपोजिट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड साइज। वो लेंथ और साइज पे डिपेंड करता है। यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टेंस की हो गई ओम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, मेटल है, अलॉय है, इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है और लो रेजिस्टेंस भी होता है इनका, ठीक है, तभी तो गुड कंडक्टर है ना। 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर रहता है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। इंसुलेटर जो होंगे जैसे रबर या ग्लास होंगे, इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होगा 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल वेरी विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी होती है मटीरियल की वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। इसीलिए यहां पे क्या देखो लिखा भी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटीरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने सबकी जो रेजिस्टिविटी निकाली है वो 20 डिग्री सेल्सियस में निकाली है, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। So table 11.2 reveal that the resistivity of a alloy is generally higher than that of its constituent metal. alloy किससे बनता है भाई, alloy बनता है किससे, दो मेटल के मिलने से या एक मेटल या नॉन मेटल के मिलने से बनता है, ठीक है। तो अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसके मटेरियल से, जिस मटेरियल से वो बना है, समझ रहे हो ना। मतलब ये दो मेटल है, ठीक है, ये दो मेटल को जोड़ दिया मैंने, मिला दिया तो अलॉय बन गया। अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। और
अगर मैं इस मटेरियल इस मेटल को लेता हूं, अलग से इस मेटल को लेऊंगा तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, बट इसी से बने हुआ मेटल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। यही यही कहता हूं, ठीक है। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड या बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। अलॉय जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते या बर्न नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इनमें यूज करते हैं, ठीक है। क्यों अलॉय को क्यों यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेज में? क्योंकि अलॉय जो होते हैं हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है। फिर टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। पहले आते थे जो इलेक्ट्रिक बल्ब थे उसमें क्या होता था, टंगस्टन यूज होता था। जैसे ये बल्ब ऐसे करके, पहले देखा होगा बल्ब, पुराना बल्ब जो होते थे उसमें ऐसे होता था ऐसे, और यहाँ पे क्या होता था, ये ऐसे करके होता था। ये जो फिलामेंट है एक्चुअली ये क्या होता था, टंगस्टन का बना रहता था। तो टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट, ये फिलामेंट बनाने के लिए यूज होता था। Whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines, ये वायर बनाने के लिए यूज होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो यहां पे पहले क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम, एलॉय की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इंसुलेटर की होगी। तो ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना है। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है, अलॉय की थोड़ा ज्यादा होती है, और इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये हो गया हमारा मतलब वो टॉपिक तो खत्म हो गया जो पढ़ने वाला था। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो फटाफट करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या बेसिकली थोड़ा बहुत समझने के लिए। हाउ मच करंट विद एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, ये 220 वोल्ट सोर्स है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, पहले इसको एक साथ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 1200 ओम, ठीक है। तो वो करंट बोल रहा, तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। वैसे यहाँ सॉल्व किया हुआ है बट तभी भी अपने को करना चाहिए ना, ठीक है। तो 220 हो गया, 1200 हो गया, इसको काट के आएंगे 0.18 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, हाउ मच करंट will an electrical heater coil drawn from 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस जो हमने क्या कर दिया, इस केस में कम है, रेजिस्टेंस कम है, हीटिंग जो कॉइल है, ठीक है। तो सेम वही बनेगा, R इज इक्वल टू रो है, R इज इक्वल टू V अपॉन I और I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज हो गया, यहाँ 100 हो गया, तो ये काटेंगे तो क्या आएगा, 2.2 एम्पेयर आ जाएगा करंट की वैल्यू, ठीक है, ठीक। अब सेकंड केस, सेकंड हमारा एग्जांपल, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। तो पहले ऐसे करके लिख लो, 60 वोल्ट जो है हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ठीक है। व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स, करंट कितना ड्रॉन हो रहा है, 4 एम्पेयर हो रहा है। तो ये हो गया पहला केस। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। ये पहला केस है, ठीक है, फर्स्ट। ये हो गया सेकंड केस में उसने क्या बोला कि व्हाट करंट विल ड्रॉन, मतलब करंट की वैल्यू पूछ रहा है वो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो हमारे पास क्या चीज नहीं दे रखी भाई, पहले केस में क्या नहीं दे रखा, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये हो गया 15 ओम, ठीक है, 15 ओम आ गया। अब रेजिस्टेंस पहले केस में और दूसरे केस में सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल वगैरह यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सेम है। अब सेकेंड केस में क्या है, रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया 15 ओम, बस करंट निकालना है। तो भाई करंट का क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 15, काटेंगे तो 8 एम्पेयर आ जाएगा। कितनी बढ़िया मैथ्स है मेरी, ठीक है, बिना देखे सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रैक फ्रैक।
चलो अब देखो ये वाला जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, ये वाला जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लेंथ मुझे दे रखी है 1 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम, टेम्परेचर 20, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, इसमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 0.3 mm, ठीक है। इसको मुझे चेंज करना है तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा, ठीक है। What will be the resistivity of the metal at the temperature? तो मुझे निकालना है रेजिस्टिविटी, ये ठीक है। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मेरे पास पहले तो फॉर्मूला क्या है, R = ρL/A, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बाकी को इधर ले आ लूँगा। तो R × A/L = ρ, तो इसको सीधा लिख लेते हैं, ρ = R/A/L, ठीक है। अब A जो है, A पे ध्यान दो, A क्या है हमारे पास, πr² होता है, πr² होता है। अब यहां पे तो हमें डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं A = पाई, डायमीटर दे रखा तो D लिख देंगे डायमीटर के लिए, ठीक है, बट अपॉन 2 कर देंगे। तो डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है ना, तो ये हो गया ओवरऑल स्क्वायर हो गया इसके पास। तो A = πd² ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है बेसिकली, ये ऐसे फिर वैल्यू डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपको समझने के लिए बस मैंने बताया था। अब इसके बाद क्या है, लास्ट मेरे पास एक वायर है ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ L, ठीक है। लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस 4 ओम है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल? सेम मटेरियल मतलब क्या चीज कांस्टेंट होगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। हैविंग लेंथ हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। तो L हाफ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया, और रेजिस्टेंस मुझे निकालना है भाई क्या होगा, ठीक है, R2। तो मेरे पास क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इधर जाएगा R1 A1, ये नीचे जाएगा L1 = R2 A2 L2। R1 मेरे पास क्या है, 4 है, ठीक है। A कितना है, A का A ही ले लेते हैं। L1 कितना है, L हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में मुझे R2 निकालना है। A2 जो है वो सॉरी A2 क्या हो गया, 2A हो गया, डबल हो गया ना, ठीक है। और लेंथ जो है वो हो गई आधी, L/2 हो गया। तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 × A/L = R2 × 2 × 2 = 4A, नीचे का ये L। अभी इससे L से L कटा, 4A से 4A कट गया, तो R2 क्या आ गया, डायरेक्टली 1 ओम आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 ओम आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो इतना रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।